शहर के कलेक्टर आदित्य प्रताप सिंह अपने कर्तव्य के लिए प्रसिद्ध थे। अनुशासन और सख्ती उनके स्वभाव में थी, लेकिन उनकी पत्नी सुमेधा बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थीं। चुलबुली, हंसमुख और रंगों की दीवानी। इस बार उन्होंने ठान लिया था कि आदित्य की होली सिर्फ सरकारी औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे इसे दिल खोलकर जाएंगे। पूरे बंगले को रंगीन फूलों, झालरों और गुब्बारों से सजाया गया। रसोई में गुजिया, दही भल्ले, ठंडाई और कई पकवानों की खुशबू हवा में घुल रही थी। होली की सुबह आदित्य हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थे। सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर तैयार हो रहे थे। तभी सुमेधा रंगों की थाली लेकर उनके पास आईं। आदित्य, आज होली है, कम से कम थोड़ा गुलाल तो लगवा लीजिए। आदित्य मुस्कुराए, लेकिन पीछे हट गए। तुम जानती हो ना, मुझे रंगों से परहेज है। पर होली तो बिना रंगों के अधूरी होती है। सुमेधा ने नखरे दिखाए। तुम मनाओ, मैं थोड़ी देर में सरकारी कार्यक्रम से लौटूंगा। कहकर वे गाड़ी में बैठकर निकल गए। सुमेधा जानती थी कि उनके पति जिम्मेदारी निभाने में कभी लापरवाही नहीं करते, लेकिन इस बार वह आदित्य को उनके सख्त मिजाज से बाहर लाना चाहती थी। उन्होंने अपने दोस्तों और कर्मचारियों की मदद से एक योजना बनाई। सरकारी समारोह के बाद जब आदित्य बंगले लौटे तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बंगले के लॉन में ढोल नगाड़ों की गूंज थी, अबीर गुलाल उड़ रहा था और लोग रंग बिरंगे कपड़ों में डूबे हुए थे। आदित्य जब कार से उतरे तो उन्होंने देखा कि पूरा बंगला होली के रंगों में सराबोर था। वे जैसे ही अंदर पहुंचे, सुमेधा और उनके दोस्तों ने अचानक गुलाल उड़ाते हुए उन्हें घेर लिया। अरे, ये क्या कर रही हो? उन्होंने घबराकर कहा। अब आप बच नहीं सकते कलेक्टर साहब। सुमेधा ने हंसते हुए उनके चेहरे पर गुलाल मल दिया। पहले तो आदित्य नाराज हुए, लेकिन सुमेधा की हंसी और चुलबुलेपन ने उनकी नाराजगी भंग कर दी। धीरे धीरे वे भी माहौल में ढल गए और रंगों की मस्ती में डूब गए। रंगों से सराबोर आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि अनुशासन जरूरी है, लेकिन त्योहार का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सुमेधा का हाथ थामा और कहा, तुम्हारी शरारतों ने मुझे भी रंगीन बना दिया। इस बार की होली सच में यादगार रहेगी। सुमेधा मुस्कुरा उठी। होली का असली मजा तो अपनों के साथ ही होता है। इस बार की होली कलेक्टर साहब के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, रंगों, प्रेम और खुशियों से भरी हुई। उन्होंने सीखा कि जीवन में कर्तव्य के साथ साथ त्योहारों का आनंद भी जरूरी होता है। और इस तरह सुमेधा की शरारतों ने एक अनुशासित कलेक्टर को होली के रंगों में रंग ही दिया। राजीव और रामू बचपन के दोस्त थे। वे एक ही गांव में साथ साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए। पर किस्मत के खेल निराले होते हैं। राजीव पढ़ाई में तेज थे, इसलिए आगे बढ़ते गए और प्रशासनिक सेवा में आ गए, जबकि रामू को हालातों ने खेत खलिहान तक ही सीमित कर दिया। रामू के पिता खेतीहर मजदूर थे और गरीबी उनकी नियति बन गई थी। जब राजीव का चयन कलेक्टर के पद पर हुआ तो पूरा गांव गर्व से भर गया। लेकिन राजीव का दिल कभी भी अपने पुराने दोस्तों से दूर नहीं हुआ। वह अब भी गांव आने पर सबसे पहले अपने पुराने दोस्तों को याद करता था। खासकर रामू को एक वादा जो दिल से जुड़ा था। बचपन में होली के दिन राजीव और रामू एक दूसरे को खूब रंग लगाते थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हर साल होली साथ मनाएंगे। लेकिन जब से राजीव कलेक्टर बने, यह वादा अधूरा रह गया। इस बार होली से कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब को अचानक अपने पुराने दोस्त की याद आई। उन्होंने ठान लिया कि इस बार वे रामू के घर जाकर होली मनाएंगे। ये खबर जब प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची तो वे हैरान रह गए। होली के दिन सुबह सुबह राजीव ने अपने स्टाफ को सूचित कर दिया कि वे इस बार किसी बड़े आयोजन में शामिल नहीं होंगे, बल्कि गांव जाकर अपने दोस्त के साथ होली मनाएंगे। कुछ अधिकारी असमंजस में थे। कलेक्टर साहब गांव जाकर होली मनाएंगे? यह सुनकर कई लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन राजीव ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और अकेले ही गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर पुरानी यादें उनके मन में उमड़ती रहीं। कैसे वे रामू के साथ मिट्टी में खेलते थे, पोखर में कूदते थे
और होली के दिन एक दूसरे को सर से पांव तक रंगों में डुबो देते थे। गांव पहुंचते ही लोगों में हलचल मच गई। कलेक्टर साहब आए हैं? यह सुनकर रामू हड़बड़ा गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका दोस्त, जो अब इतना बड़ा अफसर बन चुका है, उसके छोटे से झोपड़े में होली मनाने आया है। राजीव ने गाड़ी से उतरते ही रामू को गले लगा लिया। यह देखकर गांव के लोग भावुक हो गए। रामू की आंखों में आंसू आ गए। तू सच में आया है, राजीव? अरे, मैंने वादा किया था ना। राजीव हंसते हुए बोला, फिर क्या था? गांव में ढोल बजने लगे। बच्चों ने गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया। कलेक्टर साहब ने न कोई औपचारिकता रखी, न कोई दिखावा किया। उन्होंने खुद रामू के घर में बने गुजिया और मालपुए खाए। मिट्टी के चूल्हे पर बनी गर्मा गर्म पूरियां भी छकी। गांव वालों ने देखा कि उनका कलेक्टर साहब एक आम इंसान की तरह उनके साथ घुल मिल कर होली मना रहे हैं। वे झूम झूम कर नाचने लगे। रामू की बूढ़ी माँ ने कलेक्टर साहब को तिलक लगाया और कहा, बेटा, तू बड़ा आदमी बन गया, पर दिल से गरीबों का दोस्त ही रहा। राजीव मुस्कुरा पड़े। माँ, बड़े आदमी सिर्फ पद से होते हैं, दिल से नहीं। उन्होंने उस दिन फैसला किया कि हर साल वे अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ ही होली मनाएंगे। उनके इस कदम से प्रशासन के दूसरे अधिकारी भी प्रेरित हुए और गांवों में जाकर लोगों के साथ त्योहार मनाने लगे। कलेक्टर साहब का यह निर्णय सिर्फ एक दोस्ती की कहानी नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक संदेश था कि त्योहारों का असली आनंद लोगों के बीच जाकर उन्हें महसूस करने में है। होली रंगों का ही नहीं, दिलों के मेल का भी पर्व है, और जब दिल मिलते हैं तो असली खुशियों के रंग खिलते हैं। इस तरह राजीव और रामू की यह अनोखी होली सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए मिसाल बन गई। सुनहरीपुर एक छोटा सा गांव था, जहां अधिकतर लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर थे। गांव में सुविधाओं की कमी थी, लेकिन लोगों के दिलों में अपनापन और स्नेह भरा हुआ था। निधि का जन्म इसी गांव में हुआ था। उनके पिता रामस्वरूप वर्मा एक साधारण किसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बचपन से ही निधि को पढ़ाई का बहुत शौक था। वे हमेशा कहती, मैं बड़ी होकर अपने गांव के लिए कुछ करूंगी। उनके माता-पिता ने हर संभव कोशिश की और निधि ने भी अपने मेहनत और लगन से सफलता की सीढ़ियां चढ़ीं। अंततः उन्होंने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली और जिले की कलेक्टर बनी। निधि को कलेक्टर बने 3 साल हो चुके थे, लेकिन व्यस्तता के कारण वे अपने गांव नहीं जा पाई थीं। इस बार जब होली नजदीक आई, तो उन्होंने मन ही मन तय किया कि इस बार वे गांव जाकर बचपन की यादों को ताज़ा करेंगी। उन्होंने अपने सचिव से कहा, इस बार होली मैं अपने गांव में मनाऊंगी। वहां के लोगों से मिलूंगी, उनकी परेशानियां सुनूंगी और जो कुछ संभव हो सकेगा उनके लिए करूंगी। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि उनकी अपनी निधि, जो अब कलेक्टर बन चुकी है, होली मनाने आ रही है, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। होली के साथ साथ उनके स्वागत की भी तैयारियां शुरू हो गईं। गांव के चौपाल को सजाया गया, ढोल नगाड़े तैयार किए गए और जगह जगह रंग गुलाल की व्यवस्था की गई। होली के एक दिन पहले जब निधि अपनी सरकारी गाड़ी में गांव पहुंची, तो पूरा गांव उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बच्चों ने तालियां बजाईं और औरतों ने पारंपरिक लोकगीत गाने शुरू कर दिए। हमारी बेटी आई है, रंगों की सौगात लाई है। निधि कार से उतरी और सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छुए। उनकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। निधि ने भावुक होते हुए कहा, माँ, मैं कितनी खुश हूँ कि इतने सालों बाद अपने गांव आई हूँ। अगले दिन होली थी। सुबह होते ही पूरा गांव रंगों से सराबोर हो गया। निधि भी अपने घर से निकली और गांव वालों के साथ होली खेलने लगी। वे छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर रंग लगातीं, युवाओं के साथ ढोल पर नाचतीं और बुजुर्गों के चरणों में गुलाल डालकर आशीर्वाद लेतीं। गांव की महिलाओं ने पारंपरिक होली गीत गाए, होरी खेलन आए निधिया, मोरी सखी री निधि के लिए। यह सब किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने इतने सालों बाद अपने बचपन के दोस्तों के साथ होली खेली, जिनके साथ कभी गलियों में दौड़ दौड़कर रंग उड़ाया करती थी। होली खेलने के बाद निधि ने गांव वालों से बातचीत की। उन्होंने देखा कि अब भी गांव में कई समस्याएं बनी हुई हैं।
कहीं सड़क टूटी हुई थी, कहीं पानी की समस्या थी, कहीं बच्चों की शिक्षा में रुकावटें थीं। निधि ने कहा, अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मैं जल्द ही गांव के विकास के लिए ठोस कदम उठाऊंगी, सड़कें बनवाऊंगी, स्कूल में सुविधाएं बढ़वाऊंगी और पानी की समस्या दूर करूंगी। गांव वालों ने तालियां बजाईं और खुशी से चिल्लाए, हमारी निधि बेटी जिंदाबाद। निधि ने वहीं से अपने अधिकारियों को फोन कर जरूरी निर्देश दिए। गांव में जल्द ही विकास कार्य शुरू हो गए। यह देखकर गांव वालों का भरोसा और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद निधि जब वापस जाने लगीं, तो पूरा गांव उन्हें विदा करने के लिए उमड़ पड़ा। एक बुजुर्ग ने कहा, बिटिया, तू तो हमारी होली को सच में सुनहरी बना गई। निधि ने नम आंखों से कहा, मैं फिर आऊंगी और अगली बार एक और अच्छी खबर लेकर आऊंगी। गाड़ी चली, लेकिन निधि के मन में गांव की खुशबू और वहां के लोगों का प्यार हमेशा के लिए बस गया था। निधि वर्मा ने न केवल अपने गांव में रंगों की होली खेली, बल्कि अपने काम से गांव वालों के जीवन में भी रंग भर दिए। उनकी इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई अपनी जड़ों से जुड़ा रहे और कुछ करने का जज्बा रखे, तो वह अपने समाज को बदल सकता है। इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि बदलाव और उम्मीदों की होली थी। गांव का माहौल रंगों से भर चुका था। घर घर में पकवान बन रहे थे, बच्चे पिचकारियों और रंगों की फरमाइश कर रहे थे और महिलाएं होली की तैयारियों में व्यस्त थीं। लेकिन इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा रामू उदास था। रामू एक गरीब मजदूर था जो गांव में छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी कमला दिन भर दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और सफाई करती थी। उनका 10 साल का बेटा मोहन और 7 साल की बेटी गुड़िया भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। बाबा, होली आ गई, हमें रंग कब लाकर दोगे? मोहन ने उत्साह से पूछा। रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, इस बार काम कम मिला, पैसे नहीं हैं, लेकिन देखना, हम फिर भी अच्छी होली मनाएंगे। कमला ने चूल्हे पर उबलती दाल में पानी मिलाते हुए कहा, अरे, ज्यादा चिंता मत करो, किसी के घर काम करने जाऊंगी तो शायद कोई कुछ दे दे। पिछले साल भी मालकिन ने रंग और थोड़े पकवान दिए थे। रामू को अपनी मजबूरी पर गुस्सा भी आ रहा था और दुहक भी। त्योहार पर भी उसे मजदूरी करने जाना था ताकि परिवार के लिए खाने का इंतजाम हो सके। गांव के हर घर में होली की धूम थी। लोग रंग गुलाल उड़ाते, मिठाइयों का आनंद लेते और गले मिलकर त्योहार मना रहे थे। लेकिन रामू सुबह ही खेत मालिक के घर चला गया था, जहां उसे कुछ मजदूरी मिल सकती थी। कमला ने भी अपना काम जल्दी खत्म किया और घर लौटी तो उसके हाथ में कुछ रंग, गुलाल और थोड़े से पकवान थे जो उसकी मालकिन ने दिए थे। बच्चे खुशी से कूद पड़े, माँ, हम भी होली खेलेंगे। गुड़िया ने चहकते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, बस तुम्हारे बाबा आ जाएं। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा। दोपहर होते होते रामू भी लौट आया। उसके हाथ में एक छोटा सा रंग का पैकेट था जो उसे खेत मालिक ने दिया था। चलो, अब हम भी अपनी होली मनाते हैं, रामू ने कहा और बच्चों पर हल्के गुलाल के छींटे डाल दिए। बच्चे खुशी से झूम उठे। कमला ने भी थोड़ा सा रंग रामू के गालों पर लगाया। रामू का परिवार अपने तरीके से होली मना रहा था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने यह सब देखा। पंडित जी, जो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, उनके मन में करुणा जागी। अरे, ये तो गलत बात है। त्योहार सबके लिए होता है। चलो, रामू के घर चलते हैं, उन्होंने गांव वालों से कहा। कुछ ही देर में गांव के लोग, जिनमें से कुछ बच्चे, कुछ बड़े और कुछ महिलाएं थीं, रामू की झोपड़ी के बाहर इकट्ठे हो गए। उनके हाथों में रंग, मिठाइयां और पकवान थे। रामू, होली तो सबकी होती है, आओ साथ में खेलते हैं, पंडित जी बोले। रामू, कमला और बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा गांव अब उनके साथ था। सभी ने मिलकर होली खेली, नाच गाना हुआ और मिठाइयां बांटी गईं। रामू को एहसास हुआ कि असली होली अमीरी गरीबी से परे होती है। यह त्योहार प्रेम, अपनापन और खुशियां बांटने का है। गरीब की होली भले ही साधारण होती है, लेकिन उसमें भावनाओं की गहराई और रिश्तों की मिठास होती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि त्योहार केवल धन से नहीं, बल्कि दिलों के मेल से मनाए जाते हैं।
अगर हम अपने समाज के उन लोगों के बारे में सोचें जो किसी भी कारण से त्योहार ठीक से नहीं मना पाते, तो शायद हम उनके जीवन में भी खुशी भर सकते हैं। तो इस होली आइए कुछ ऐसा करें जिससे किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान आए, क्योंकि असली रंग वही होते हैं जो खुशियों में घुल जाएं। राजेश वर्मा जिले के कलेक्टर थे। उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सादगी के चर्चे दूर दूर तक थे। जिले में उनका बड़ा सम्मान था और सरकारी महकमे में उनकी गिनती कड़क लेकिन न्यायप्रिय अधिकारियों में होती थी। आज उनके दफ्तर में हलचल थी। पास के गांव में एक बड़े व्यापारी के बेटे की शादी थी और कलेक्टर साहब को भी आमंत्रित किया गया था। आमंत्रण मिलने पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह गांव उनका कार्यक्षेत्र था और वे वहां के हालात खुद देखना चाहते थे। शाम को वे अपनी सरकारी गाड़ी से शादी में पहुंचे। पूरे गांव में उनकी गाड़ी आते ही हलचल मच गई। लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। शादी समारोह में खास मेहमानों की लंबी सूची थी, लेकिन सबसे सम्मानजनक स्थान कलेक्टर साहब के लिए सुरक्षित था। राजेश शादी समारोह में लोगों से मिल रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो एक कोने में बर्तन धो रही थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ साबुन से सने हुए थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। राजेश की आंखें फटी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुनीता थी। राजेश की सांसें तेज हो गईं। उनके दिमाग में अतीत की यादें उमड़ने लगीं। वे भूल चुके थे कि उन्होंने जिन हालातों में अपनी पढ़ाई की थी, वे कितनी मुश्किलों से आईएएस बने थे। सुनीता और राजेश की शादी 10 साल पहले हुई थी। वे दोनों गरीब परिवारों से थे। सुनीता पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन घर और रिश्तों को संभालने में माहिर थी। जब राजेश ने आईएएस बनने का सपना देखा, तो सुनीता ने बिना किसी शिकायत के घर चलाया। राजेश की पढ़ाई और कोचिंग का खर्च निकालने के लिए सुनीता ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वह दिन भर घर घर जाकर बर्तन धोती, झाड़ू पोंछा करती और जो कुछ भी कमाती उसे राजेश की पढ़ाई में लगा देती। परिश्रम रंग लाया और राजेश आईएएस बन गए। उनकी सफलता की खबर पूरे गांव में फैली और देखते ही देखते वे बड़े अधिकारी बन गए। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनका और सुनीता का संपर्क धीरे धीरे कम होने लगा। आज इतने वर्षों बाद राजेश को अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर झटका लगा। वह वहां क्यों थी? क्या उसने दूसरी शादी कर ली थी या वह किसी और के घर में काम कर रही थी? राजेश ने तुरंत शादी के आयोजकों से पूछताछ की। पता चला कि सुनीता शादी वाले परिवार के यहाँ नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो महिला उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी थी, वह आज इस स्थिति में होगी। राजेश धीरे धीरे सुनीता के पास गए। वह अपने काम में व्यस्त थी। उसे एहसास भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। आवाज सुनकर सुनीता ठिठक गई। उसने सिर उठाया और सामने खड़े राजेश को देखकर उसकी आंखों में हैरानी और शर्मिंदगी दोनों झलकने लगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजेश की आवाज भारी थी। सुनीता ने नजरें झुका लीं। मैं यहाँ काम करती हूँ। तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो सुनीता? मैंने तुम्हें तलाशने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सुनीता की आंखें नम हो गईं। राजेश, जब तुम बड़े आदमी बन गए तो तुम्हारे पास मुझे याद करने का समय ही कहाँ था? राजेश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसकी सफलता की नींव किसने रखी थी। वह अपनी व्यस्त जिंदगी में इतना खो गया था कि अपनी पत्नी की हालत से अनजान था। उसी समय राजेश ने सबके सामने घोषणा की, आज के बाद मेरी पत्नी कभी किसी के घर काम नहीं करेगी। मैं उसे अपनी पत्नी का सम्मान दूंगा, जो उसे हमेशा मिलना चाहिए था। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। शादी वाले परिवार के लोग भी अवाक थे। राजेश ने सुनीता का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी तक ले गए। राजेश ने सुनीता को अपने साथ ले जाकर उसे एक नई जिंदगी देने का वादा किया। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि वे अब से अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेंगे। इस घटना के बाद उन्होंने गरीब और बेसहारा महिलाओं के लिए एक सहायता योजना शुरू की।
ताकि कोई और महिला मजबूरी में इस तरह की जिंदगी न जिए। आज सुनीता किसी और के घर काम करने के बजाय महिलाओं के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम की प्रमुख बनी। राजेश को देर से ही सही, लेकिन अपनी गलती का एहसास हो गया था, और इस एहसास ने न केवल उनकी शादी को बचाया बल्कि कई अन्य महिलाओं की जिंदगी भी बदल दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आंकी जाती है कि हमने अपनी जड़ों, अपने रिश्तों और अपने कर्तव्यों को कितना याद रखा। राजेश ने अपनी भूल सुधारी, लेकिन हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम अपने अपनों को कभी न भूलें, क्योंकि वे ही हमारी असली ताकत होते हैं।